जय हिंद दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो मेरे प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज अपनी इस वीडियो में डीके बसु की गाइडलाइंस, इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे किसी भी मामले में गिरफ्तार क्यों ना किया जा रहा हो, इसके साथ साथ हमारा पुलिस का प्रत्येक अधिकारी जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में गिरफ्तार करता है तो उसके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, मीन्स क्या क्या उसको कर्तव्य निभाने चाहिए उसको गिरफ्तार करते टाइम। जो हमारी डीके बसु गाइडलाइंस 1996 में जारी की गई थी, जो एक जजमेंट आया था, तो उसको मेरे बहुत सारे पुलिस वाले भाई हैं जो उनको फॉलो नहीं करते। तो यह वीडियो पुलिस वालों के खिलाफ नहीं है मेरे भाई, उनको भी जागरूक होना जरूरी है। और जो हमारे लोअर स्कूल कोर्स कर रहे हैं, चाहे 71 हो 70 हो, या मेरे जितने भी नए भाई जो पुलिस अधिकारी अभी बन रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनेंगे अभी जाके, और नए नए मामलों को तफ्तीश करेंगे और बहुत सारे मामलों में वो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी करेंगे, तो उनके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गिरफ्तार करते समय उनको इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा उनकी नौकरी के ऊपर बात आ सकती है। भाई अभी तो मैं आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा, परंतु जब आप किसी भी मामले में एक मीन्स जो अनैतिक कोई भी गिरफ्तारी कर देते हो, जो मीन्स रूल्स को फॉलो करते हुए गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए कोई भी गिरफ्तारी करते हो, तो आपकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बिहाफ पे मीन्स आपको कोर्ट के द्वारा भी पेनलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे प्रत्येक भाई को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि उनको किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है तो उनके क्या क्या कर्तव्य है, उनके क्या क्या अधिकार है, वो किस तरीके से मीन्स अपील कर सकते हैं अपने घर वालों को बताने के लिए। जितने भी कुछ राइट्स है वो सभी मैं इस वीडियो के मीन्स तहत आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, क्या यह नाम पूरा सही है? नहीं भाई, ये बिल्कुल अधूरा नाम आप ले रहे हो, क्योंकि इसके साथ साथ यदि आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि डीके बसु एंड अशोक केजोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल एंड स्टेट ऑफ यूपी, ये जो केस था जो 1996 में जिसकी जजमेंट आई थी 18/12/1996 में, तो एक्चुअल में ये पूरा नाम ये होता है। तो ये क्यों है और क्यों यह डीके बसु गाइडलाइंस लाई गई, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों 1996 के बाद इसको सुचारू रूप से जारी कर दिया गया? तो मेरे भाई ये बात है 1986 की। तो 1986 में हमारे डीके बसु थे, जो इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर हेडलाइंस के ऊपर एक न्यूज़ बार बार पढ़ रहे थे अलग अलग अखबारों में कि भाई वहाँ पर कस्टोडियल डेथ हुई है या वहाँ पर पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है। तो उन्हीं अखबारों को मद्देनजर, उन जो हेडलाइंस है उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा कि भाई इन जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रही है, इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। और उन्होंने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट के जज को कि मेरा जो ये लेटर है इसको PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स एक रिट पेटिशन के तौर पर लिया जाए, ताकि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जा सके। ठीक है भाई, तो ये बात आती है डीके बसु की, जिन्होंने 1986 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पेटिशन जारी की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये जो अशोक केजोरी है इसका क्या रिलेशन है। तो भाई अशोक केजोरी के द्वारा 1987 में सेम इसी प्रोसीजर पर, क्योंकि एक यूपी के अलीगढ़ में एक जो हमारा महेश बिहारी नाम का एक व्यक्ति था, उसकी कस्टोडियल डेथ कर दी गई थी। तो उस बिहाफ पे जो हमारे अशोक केजोरी साहब है, इन्होंने भी एक रिट पेटिशन जारी कर दी और इनकी रिट पेटिशन को भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर लिया गया। और इन दोनों को जो लेटर था, दोनों की जो रिट पेटिशन थी, उसको मिला के जो 1996 में जो 18/12/1996 में जजमेंट हुई, तो वो इन दोनों के मिला के हुई थी भाई। ठीक है, तो इन्होंने जो अशोक केजोरी है उन्होंने तो स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है, और जो हमारे डीके बसु है इनका वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का एक जजमेंट है भाई। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक जजमेंट बना दिया गया 1996 वाला। अब बात आती है कि भाई किस बेंच ने किया, तो बेंच थी इनकी, एक तो कुलदीप सिंह था, एक जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे कुलदीप सिंह, और इसके साथ साथ एस नाम का एक व्यक्ति था, अदनान था, हाँ ऐसा ही नाम व्यक्ति था। ठीक है भाई, ये दो लोग थे। इसके साथ साथ ये 18/12/1996 को यह जजमेंट लागू हुई थी। अब बात आती है कि डीके बसु ने 1986 में यह रिट पिटीशन जारी की थी, और जो हमारे अशोक केजोरी साहब थे उन्होंने 1987 में। अब सारी गाइडलाइंस मैं आपको बताने वाला हूँ, 11 गाइडलाइंस, उन सभी 11 गाइडलाइंस का प्रत्येक पुलिस अधिकारी को फॉलो करना जरूरी है। यदि वह नहीं फॉलो करता तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हो, और यदि कोर्ट के मीन संज्ञान में भी ये बातें आती है तो वो भी को पेनलाइज कर सकता है और उनके विभाग द्वारा डिपार्टमेंटल भी खुलवा सकता है भाई। ठीक है, अब हम 11 गाइडलाइंस देखते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे मैं लॉयर स्कूल कोर्स में हूं, तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं कि भाई किन किन अनुच्छेद मीन्स हमारे संविधान के जो अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 22 का पार्ट 1 है, उसकी अवहेलना कर रहे थे। ये कस्टोडियल डेथ के बारे में मैंने एक मेरी मानव अधिकार के ऊपर भी वीडियो बनाई थी 2019 में, शायद हाँ 2019 में 21 में। तो उस वीडियो में भी मैंने एक जिक्र किया था कस्टोडियल डेथ का, जो हैदराबाद में
जो 2 बाप और बेटे मीन्स जो एक दुकान खोले हुए थे कोरोना के टाइम में, और उनकी कस्टोडियल डेथ कर दी गई थी। मीन्स 7 से 8 पुलिसकर्मियों ने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पिटा था मेरे भाई। हमारे यहाँ पे जो भी अपनी अभिरक्षा मिला के थाने में, तो उनको अभी 5-7 दिन पहले ही एक जजमेंट में उन 7 से 8 पुलिस वालों को सभी को फांसी की सज़ा दे दी गई है मेरे भाई। तो इतना बड़ा मतलब की सज़ा मिलती है तो मेरे भाई आपको क्या मतलब है किसी को पेनलाइज करने का, क्या मतलब आपको अननेसेसरी टॉर्चर करने का, जब तक कि उसको कोर्ट के द्वारा दोषी साबित नहीं किया गया है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष ही मानना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण एक गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं जो 11 गाइडलाइंस थी वो किसके मीन्स जो गाइडलाइंस क्यों बनाएगी, क्योंकि ये जो कस्टोडियल डेथ है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देना उसके घर वालों को, या उसको पता नहीं कि भाई कौन उसको गिरफ्तार कर रहा है, ना नेम प्लेट है, तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 21 मीन्स राइट टू लिव विद फ्रीडम, फ्रीडम से आपको जी रहे हो और आपको कोई उठा के ले जा रहा है, 2-4 दिन घुसंड पे आ रहा है और फिर आपको जाके गिरफ्तारी दिखा रहा है, तो मेरे भाई वो चीज़ ना हो। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 22 का पार्ट 1 जिसमें यह बताया गया है कि आपको यदि गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको उसके बारे में मीन्स आपके घर वालों को सूचित किया गया है कि नहीं, आप जमानत कैसे लेके दो, ये सारी चीज़ें आपको 22 के पार्ट 1 में बताएगी। राइट टू मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपको उस चीज़ के बारे में बताया जाए, कौन आपको गिरफ्तार कर रहा है, अरेस्ट मेमो के बारे में बताया जाएगा, आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों की अवहेलना कर रहा था जब ये 11 पॉइंट आए थे, 11 गाइडलाइंस। अब 11 गाइडलाइंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले डीके बसु गाइडलाइंस के पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि जब भी सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करके याद करेंगे। जैसे मैं आयु हूँ तो मैं किसी को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरे जहाँ ये मीन्स नेम प्लेट लग रही है तो ये नेम प्लेट होनी चाहिए, ताकि अगले व्यक्ति को ये हो कि हाँ ये पुलिस वर्दी में है, पुलिस कर्मचारी है, इसका ये नाम है, इसका ये पद है। इसके साथ साथ मैं अपना परिचय भी दे सकता हूँ उसको, यदि वो मांगता है कि भाई मेरा नाम हवलदार ये है, मेरा नाम ASI ये है, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर ये है, तो वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाएगा कि भाई ये जो पट्टिका होती है, नेम प्लेट होती है ये, इसके अलावा अपना परिचय देगा। उन सारी चीज़ों का भाई जैसे भी गिरफ्तारी कर रहा है तो उसको वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। या अब तो नए वाले कानून में तो वीडियोग्राफी भी लागू कर दी गई है कि गिरफ्तारी के समय या सर्च के समय या जो भी जब्ती कर रहे हैं उसके समय हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आ गई पॉइंट नंबर 1 में। अब पॉइंट नंबर 2 जो गाइडलाइन 2 है उसके बारे में बताता हूँ। गाइडलाइन 2 में है कि सर्च मीमो मीन्स अरेस्ट मीमो, जो भी आप उसको अरेस्ट करें उसकी एक एक चीज़ आपको अरेस्ट मेमो तैयार करना पड़ेगा। अरेस्ट मेमो तैयार करना मीन्स पहले पॉइंट में आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, अब गिरफ्तार करने के बाद आपने नेम प्लेट वगैरह जो भी परिचय दिया दे दिया, उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद पॉइंट नंबर 2 में है कि आप उसका पूरा अरेस्ट मेमो बनाओगे। अरेस्ट मेमो बनाने के बाद जो भी आसपास कोई व्यक्ति है, उसका चाहे नातेदार हो, रिश्तेदार हो, उसका घरवाला हो या उसके कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो गाँव का, उनसे उसके ऊपर सिग्नेचर करवाओगी कि मैंने इस व्यक्ति को इस कारण से, क्या क्या कारण बताए जाएंगे उसमें, कारण क्यों गिरफ्तार किया, किस स्थान पे गिरफ्तार किया, किस समय गिरफ्तार किया, किस दिनांक को गिरफ्तार किया, ये सभी चीज़ें उस अरेस्ट मेमो में मेंशन करके और उस साक्षी के और अरेस्टी के भी साइन करवा लेंगे कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, और उस साक्षी के भी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 बताता है कि जो यह अरेस्ट मेमो बनाया था हमने, जो कोई भी सम्मानित व्यक्ति को इन्फॉर्म कर दिया, मीन्स उसके साइन करवा लिए, परंतु उस सम्मानित व्यक्ति से तो हमने दूसरी गाइडलाइन में साइन करवा लिए, तीसरे पॉइंट में ही क्या पता यह सम्मानित व्यक्ति ने गाँव के किसी व्यक्ति ने साइन कर दिया, तो मेरे भाई उसके वालों को तो पता ही नहीं है। तो गाइडलाइन नंबर 3 में यही बताया गया है कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा उसके बारे में कि हमने ऐसे ऐसे आपके इस भाई को, चाचा को, आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और आप वहाँ पे थाने में आ सकते हैं और इसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं या जमानत भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई पॉइंट नंबर 3 में, गाइडलाइन नंबर 3 में। अब आता है गाइडलाइन नंबर 4। गाइडलाइन नंबर 4 यह कहता है कि यदि वह आदमी जो आपका भाई मैंने गिरफ्तार किया है इसको यहाँ से भाई पाली से, अब वो आपके घर वाले रह रहे हैं वहाँ पे रेवाड़ी में, तो मेरे भाई रेवाड़ी मीन्स दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं, तो दूसरे क्षेत्र तक चाहे तार से हो, चाहे किसी भी दूरभाष केंद्र से हो, चाहे फिर आपको फिजिकली जाके किसी को मीन्स आपके सिपाही को भेज दीजिए या होमगार्ड या मीन्स SPO को कि इन्फॉर्म करके आइए उनके घर कि आपके ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को इस कारण से और गिरफ्तार कर लिया गया है, मीन्स उसको सूचना दूसरे क्षेत्र में है तो उसके घर तक सूचना को पहुंचाना। ये गाइडलाइन नंबर 4 में बताया गया है। अब गाइडलाइन नंबर 5 राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस व्यक्ति को आप सूचित कीजिए जिसको गिरफ्तार कर रहे हो कि आप अपने घर वालों को इस मामले में सूचित कर सकते हो कि मेरे को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये हो गया 5 नंबर राइट टू इन्फॉर्मेशन भाई, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो गाइडलाइन नंबर 6 क्या है कि जो भी अरेस्ट मेमो आपने तैयार किया था, किस कारण किया, क्यों किया, कहाँ पे किया, किस समय किया, इसको गिरफ्तार किया, ये साक्षी के मीन्स जो ये साक्षी था जिसने हस्ताक्षर किए, ये
ये सभी चीज़ें हम एक रोजनामचा होता है हमें उस रोजनामचे में अंकित करवाएंगे। जो अभी हमारा पुलिस का थाना FIR के रजिस्टर मीन्स सॉरी जो थाने के रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर नंबर 2 जो 22.48 के तहत होता है, तो उसमें हम ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है भाई। अब बात आती है गाइडलाइन नंबर 7 की। तो गाइडलाइन नंबर 7 क्या है कि जो हमारा जो अरेस्टी पर्सन मीन्स जिसको गिरफ्तार किया है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो किसी भी जो प्राधिकृत मीन्स जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ से उसकी मीन्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन करवाएगा कि उसको भाई कहीं चोट फेट तो नहीं है, पहले से चोट तो नहीं लग रही है, या फिर आगे चोट लगे तो उसके बीच में अंतर हम बता सकें। तो ये सारा जो भी उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन करवाया जाएगा उस अरेस्टी की जो रिक्वेस्ट के ऊपर, तो वो सारी चीज़ बताई गई है पॉइंट नंबर 7 में भाई। ठीक है। इसकी एक कॉपी हम अरेस्टी को भी दे देंगे कि हाँ भाई ये तेरा मीन्स जो भी उसकी कॉपी है भाई, ये आपका मेडिकल चेक करवाया, ये फिट हो, ये सारी चीज़ आपको एक कॉपी के तौर पर अरेस्टी को भी दे दी जाएगी भाई। ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि कोई भी जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है वो, जैसे भाई मैं आपको बता देता हूं कि अभी जैसे पुलिस कस्टडी ले लिए, 15 दिन तक पुलिस कस्टडी हम ले सकते हैं, तो उस पुलिस कस्टडी के दौरान हर 48 घंटे के बाद आपका मेडिकल प्रशिक्षण करवाया जाएगा कि भाई हाँ 2 दिन के दौरान कोई घुसंड वगैरह कोई लाठी था या कोई चपटा ना रहे, अगर उसकी कुटाई तो ना कर दिया बेचारा के लील तो ना तार रखी से उसकी। तो ये सारी चीज़ भाई आपकी आ जाएगी पॉइंट नंबर 8 में, गाइडलाइन नंबर 8 में, कि हर 48 घंटे के बाद उसकी मेडिकल प्रशिक्षण किया जाएगा भाई। ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि जो आपका इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसको आपकी अरेस्ट की एक एक इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी, अरेस्ट मेमो भेजा जाएगा, कहाँ पे गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया, उसके वहाँ आपने इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं दी, साक्ष्यों के नाम है कि नहीं है, सब कुछ आपका वो एक रिकॉर्ड तैयार करके इलाका मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा कि हाँ भाई हमने ये व्यक्ति गिरफ्तार किया था और उसकी ये सारी सूचना है भाई। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 10, गाइडलाइन नंबर 10 ऑफ DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में बताया गया है कि उसको जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको अधिकार है कि वह अपने वकील को बुला सकता है, वह अपने वकील को साथ बैठा सकता है जब भी गिरफ्तार किया या पूछताछ के दौरान, परंतु पूरी पूछताछ या पूरी जांच के दौरान नहीं, सिर्फ उसके कुछ हिस्से जब जब उसको जरूरत हो जो वह उसको बुला सकता है या उसकी हेल्प ले सकता है भाई। ठीक है। ये आपका गाइडलाइन नंबर हो गया 10। अब लास्ट नंबर गाइडलाइन नंबर 11 है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया है उसकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम में, जो हमारा भाई कंट्रोल कक्ष जो होता है कंट्रोल रूम में हम भेजेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट, उसका क्यों गिरफ्तार किया था, क्या क्या कारण है, क्या किस नाम के व्यक्ति गिरफ्तार किया था, ये सभी चीज़ें भेज के और वहाँ पे हम अंकित करवा देंगे। कहाँ वो जो कंट्रोल रूम का जो डिस्प्ले बोर्ड है या फिर जो भी वहाँ नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर सारी चीज़ें अंकित करवाई जाएगी कि क्या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नाम है, कहाँ से गिरफ्तार किया था, क्यों गिरफ्तार किया था, ये सभी। तो ये DK बसु की 11 जो गाइडलाइंस है, इनको यदि कोई भी पुलिस अधिकारी जो मीन्स किसी भी यार के लायबल है किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए, यदि वो सभी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है तो उसको फिर एक नोट बना के यह बताया गया है कि उसको जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट द्वारा ही तो ये गाइडलाइंस दी गई थी यार 18/12/1996 को, तो उसकी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, उसको पेनलाइज भी किया जा सकता है, या उसके विभाग के पास लिख के उसको विभाग से उसकी विभागीय कार्रवाई भी खुलवाई जा सकती है भाई। ठीक है। तो ये सभी आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह अनुच्छेद 21 राइट टू लिव विद फ्रीडम, यह अनुच्छेद 22 का पार्ट 1 जिसमें अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन देना, अननेसेसरी टॉर्चर नहीं करना या उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन देना, ये सभी बताया गया है भाई। ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि भाई बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे बहुत सारे भाई यह भी कहते हैं कि यार भाई फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, कितने नंबर, यार भाई हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता दीजिए, मधुबन पेपर हो लिए उसके बारे में बता दीजिए। मेरे भाई उस चीज़ से कुछ हासिल ना होना है, ऐसी आप तैयारी करने वाले थे तो आप कहीं ना कहीं भाई HCS या UPSC की तैयारी करते, बड़ी रैंक के अधिकारी के तौर पर आप नियुक्त होते। अभी सिपाहियों सबसे छोटी आपकी पोस्ट है, हमारी सबसे छोटी पोस्ट है, तो इतना ज़्यादा लालच नहीं होना चाहिए नंबर लेकर हम जल्दी से, क्योंकि ये आपका 20 साल बाद फर्क पड़ेगा कि SI बनते टाइम, क्योंकि SI में भी आपको साथ ही जाना है, बहुत सारी पोस्टें होती हैं, SI में लगभग 200-400 साथ ही चले जाते हैं, तो आपको इतना उत्तेजक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से हर एक चीज़ समझ के कीजिए जो आपको फील्ड में जाने के बाद आपको काम आ सके, आपकी इन्वेस्टिगेशन में, या आपके कोई भी यार रिश्तेदार जो आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, या आप DSP साहब के SP साहब के किसी के भी रीडर हो, तो आप पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को चलास को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके होनी चाहिए। ये नहीं है कि क्रिमिनली में अब मेरे को धारा पता है, अब धारा अरेस्ट की भाई
गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, धारा नंबर 43 में बताया गया है। परंतु उसकी ये सारी गाइडलाइंस, ये सारे जजमेंट, जैसे डीके बसु वाली गाइडलाइंस होगी या अरनेश कुमार वाली जमानत के तौर पे होगी, ऐसी बहुत सारी मीन्स नितिन कुमार वाली भी होगी। तो मेरे भाई सभी जो जजमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए और रिलेटेबल आपको याद करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से आप याद कीजिए कि मैं पहले उसको गिरफ्तार कर रहा हूँ, गिरफ्तार कर रहा हूँ तो अपनी पहचान बता रहा हूँ, फिर उसकी गिरफ्तारी मेमो मीन्स अरेस्ट मेमो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके घर वालों को सूचित कर रहा हूँ, यदि दूसरे क्षेत्र में है तो दूसरे क्षेत्र तक किसी को भी भेज के दूरभाष से या तार से भेज रहा हूँ। इसके बाद सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे कि 8 से 12 घंटे तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जहाँ भी चाहिए दूसरे क्षेत्र में हो, ठीक है। अतिशीघ्र राइट टू इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा, रोजानामचे में सारी रिपोर्ट अंकित करवानी पड़ेगी, उसकी रिक्वेस्ट पे आपको जो आपकी मेडिकल प्रशिक्षण है वो करवानी पड़ेगी। इसके अलावा हर 48 घंटे में उसकी मेडिकल करवानी पड़ेगी, इलाका मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। 10 में उसको वकील की भी वह हेल्प ले सकता है, कहाँ ले सकता है, 38 BNSS में ले सकता है। 11 में जो कंट्रोल रूम वाली मैं बता रहा हूँ वो कहाँ पे है, 31 BNSS में। ये याद होनी चाहिए आपको कहाँ पे कैसे रोजनामचा कहाँ पे है, आपका 22.48 PPR के तहत है, रजिस्टर कौन सा है, रजिस्टर नंबर 2 है। हर एक चीज़ आपको वहाँ पे भी मीन्स इनसे कोरिलेट करते हुए चलिए। अरेस्ट मेमो कहाँ पे है, आपका 35 में, 36 में है, ठीक है ना। और वो नोटिस कहाँ देते हो, 35 के 3 में देते हो। तो ये जो भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें BNSS से भी, BSS से भी, BNS से भी, सभी से रिलेट करके भी याद कीजिए ताकि आपको कोई भी आगे दिक्कत ना आए भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।